जी सर। ये ऐसा होगा कि देखो, अब स्टार्टिंग ऐसे होती है इसमें कि आंसर राइटिंग हम क्यों करते हैं, पहली बात तो हम्म, फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें वहाँ पर अगर कहीं पर हम पोस्टेड है कहीं कोई भी एरिया में जुरिडिक्शन जो भी है हमारा वहाँ पर, और कोई इशू हो गया तो हमें वहाँ पर रिपोर्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो उस टाइम पर आपके रिपोर्ट में आप इंट्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, आपका जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चरिंग कैसी है, कि आप कोर को हिट कर रहे हो कि नहीं है, एंड आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो, एंड कैसे कर रहे हो रिपोर्ट को, और जो इशू है उसको आप सीक्वेंस वाइज बता रहे हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें मतलब देखी जाती है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ शो, इट शोज योर इम्प्रेशन हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इशू। ठीक है। तो ओके सर। from that point of view also, this answer writing is important, and that is the reason why UPSC has introduced this answer writing in examination selection process। तो ठीक है सर। ये चीज़ है। तो हमें थोड़ा सा आंसर लिखते वक्त वो वाला सोचना है कि हम खुद एक ऑफिसर है और हम अब आंसर लिख रहे हैं उस बारे में। तो हमें अगर गवर्नमेंट ने इस ये टाइप का क्वेश्चन पूछा तो हम कैसे आंसर लिखेंगे। तो वी हैव टू राइट इन दैट माइंडसेट। समझ गए। ऐसे नहीं कि बस रैंडमली लिखा है तो लिख दिया ऐसे। हम्म, तो आप प्रैक्टिस करते होगा, आपको पता होगा, आप दिल्ली में हो तो वो यूपीएससी की जो ये है आंसर बुकलेट्स आती है शीट ना की आंसर कॉपी शीट वाली, देते हाँ, हैं। या तो वो यूज़ करो या राइट। फिर आप ए ओके। फोर साइज में 2-2 सेंटीमीटर की चारों साइड में बॉर्डर बना के आंसर लिख सकते हो। ठीक है। एनीवेज। वो वाली कॉपी है सर, वो हाँ आंसर हाँ। राइटिंग हाँ, उसमें भी वाली, दिक्कत ये है ना मैं कि आपको वो क्या प्रोवाइड। करते हैं, वो शायद A3 यूज़ करते हैं। पता नहीं अच्छा। वो तो ठीक हम। सही वाली नहीं यूज़ करते, बट थोड़ा सा, बट ठीक है, मतलब हमें बस प्रैक्टिस के लिए तो सही है वो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो A4 साइज़ वाली यूज़ करना। जी। और बाकी पेन ब्लू ही रखना उसमें, और जो बॉर्डर्स है उस पे कहीं पर कुछ भी मार्किंग नहीं करनी होती है, ये तो पता होगा तुम्हें शायद। सर पेन ब्लू रखना है कि ब्लैक रखना नहीं, लिखते हो तो ब्लू रखो, कोई इशू नहीं है, ब्लैक क्यों रखना है तुम्हें, मतलब है? अगर वो स्कैनिंग में बोला जाता है ना कि अगर स्कैन होता है तो ब्लैक ज्यादा अच्छा रहता है इसके लिए। नहीं, ऐसे तो कुछ कोई बात नहीं, ब्लैक रखना है ब्लैक रखो, ब्लू रखना है ब्लू रखो, बस रेड मत रखना। हाँ हाँ, नहीं नहीं। हम्म। और स्टार्टिंग से एंड तक जो भी पेन यूज कर रहे हो ना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वही यूज करना। और मेरा मानना है कि आप अभी से अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एक पेन के साथ अपनी दोस्ती बना लो, वही पेन आप हमेशा यूज करना। समझ रहे हो। जैसे मैंने ना एक था, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा अब उसका, एक जी करके जर्मन कंपनी थी कुछ, तो मतलब इट 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 कॉस्ट हाँ समझ अराउंड टेन गए। रुपीज़ तो जी। वो यूज़ करता था मैं। जेल पेन था एक्चुअली। मैंने मतलब देखो छोटी छोटी चीज़ें कैसे इंप्रूव होती है। मैंने पहले पहले मेंस लिखी, वो लिखी मैंने बॉल पेन से। ठीक है। वो जो आता है ओके। 5 रुपए वाला। तो जी। उससे हुआ ना ये कि बॉल पेन है ना, बहुत लाइट इंक आ रही थी उसकी। तो आंसर ऐसे अच्छा। उभर के नहीं आ रहा था, ऐसे कहते हैं ना एक ऊपर 3D वाला फील आना, वो नहीं हो रहा था, या फिर हम्म। उसका ब्राइटनेस नहीं दिख रहा था। तो पता नहीं वो एक एट्रैक्टिव आंसर, मतलब भले कंटेंट जी हो ना जी हो, जी। बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ढंग से होना चाहिए। तो वो नहीं दिख पा रहा था प्रेजेंटेशन उसमें। तो मैंने फोरम आइस लगाया था उस टाइम पे, बीच में जब मतलब मीन्स क्रैक नहीं हाँ। हुई मेरी, तो मैं वो जो वहाँ पर एक आसिफ सर करके थे वो अभी छोड़ के चले गए वहाँ पर। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आपका आंसर लिखे आओ, तो मैंने दिखा उनको, तो उन्होंने कहा ये इंक चेंज करो पहले। तो मैंने फिर जेल पेन यूज़ करना शुरू करा, एक अच्छा वाला, मतलब अच्छी क्वालिटी का, ताकि ऐसा ना हो कि जेल पेन से इंक बहुत स्पेल हो जाए नीचे, स्पिल हो गई तो राइट सारा इधर उधर फैल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। राइट। तो वो जब से मैं जेल पेन यूज़ करना शुरू करा तो इफेक्टिव ऐसे आंसर दिखने लगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखने लगा। तो छोटी छोटी चीज़ें मेक्स सेंस, और वो एक एक्स्ट्रा मार्क लेके आती। तो मैंने फिर उसके बाद से वो जेल पेन ही मैंने उसकी कम से कम 100 रिफिल्स ला के रखी थी। सो जब भी मुझे यूज़ हो तो मैं यूज़ करता था उसको, जब ख़त्म हो जाए। तो आप जेल पेन ही यूज़ करना, मतलब दैट इज़ माई सजेशन। ठीक है। ये एक हो गई चीज़। राइट सर। एंड इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड डजेंट मैटर कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी नहीं करी, आपका कोई फ्रेंड हो, या जैसे मेरे पास है तो आपने मुझे इवेलुएट करने दिया, या फिर आपके फ्रेंड के साथ आपने डिसाइड किया कि मैं आज रोज़ में आप मतलब एक बार जीएस सारा कंप्लीट हो जाए, रोज़ दो दो आंसर लिखने, बस कोई भी इशू उठा लिया और दो दो क्वेश्चन उस पर लिख लिया और उसको दे दिया आपका आंसर शीट चेक करने, आपने उसका ले लिया और आपने एक ओवरऑल कर लिया। देखो 100% बेस्ट आंसर तो नहीं हो पाएगा, ये एक तरीका है इवेल्यूट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप विजन आईएएस के वेबसाइट पे जाके टॉपर्स कॉपी देखो,
वहां से उनके क्वेश्चन उठाओ और वो उस पे आंसर लिखो और उनके उनसे आपका आंसर मैच करो। ठीक है, दिस इज द ओके। सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग आप ये कर सकते हो, या मतलब दोनों अगर नहीं करनी तो आप खुद ही एक आंसर लिखो एंड गो टू चैट जीपीटी और उससे आप एक स्ट्रक्चर बनाओ। बट चैट जीपीटी को भी प्रॉम्प्ट ऐसा देना होता है कि वो थोड़ा यूपीएससी के लेवल का आंसर हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत हाई फाई आंसर बना दे और आपने इतना अच्छा लिखा नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओ। तो वो राइट। चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो दीज थ्री वेज यू कैन अप्लाई। और आपने एक बार है ना आपको वो स्ट्रक्चरिंग करना और वो आंसर का जो कोर पॉइंट्स है वो अगर पता, मतलब मोटे मोटे जो पॉइंट्स है ना आपको वो आप पता चल गया ना कि क्या क्या आना चाहिए इस वाले थीम के आंसर में, तो देन नो बडी इज नीडेड। आप खुद ही आपका आंसर चेक कर सकते हो, मतलब एक बार देख के कि आपको खुद ही समझ आएगा मतलब रीड करने के बाद कि यार ये कमी हो रहेगी इसमें ये वाले पॉइंट्स में। ठीक है, सर तो क्वेश्चन जो रहेगा वो हम वो PYQ वाले ही लेना। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। पीवाईक्यू कर लो, या पहले तो पीवाईक्यू से शुरू करना कि सबसे बेस्ट है आपके पास, मतलब इतने सालों की पीवाईक्यूज है तो आप उनको यूज करो, दैट इज द बेस्ट। और 2014 से 14 के बाद के सारे मेंस पेपर लिख के निकालो। ठीक है, ओके सर। तो अब मैं आंसर राइटिंग पे आता हूँ। क्या है, पहली बात तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा इंट्रो, बॉडी कंफ्यूजन, ये तीन पार्ट होते हैं आंसर राइटिंग में। तो जी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी होती है जब आप मेंस लिखने जाओगे, तब मेरे केस में ये हो गया 2017 की बात है। उस उससे पहले ना सारे 1 to 20 आंसर्स, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, 1 to 20 क्वेश्चंस वो सारे 12.5 मार्क्स के हुआ करते थे, सारे का। अच्छा। तो ओके। मैं उसी वाले माइंडसेट से गया था, मैंने देखा नहीं पेपर खोल के, मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करा। ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं नहीं 4-5 क्वेश्चन हो गए। फिर मैंने कहा यार बहुत टाइम लग रहा है, और हाँ 11वां क्वेश्चन पे चला गया मैं, और फिर देखा मैंने यार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेज क्यों दे रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने ठीक से देखा यार ये तो 10 के आगे जो 11 से 20 है ना वो 15 मार्क्स के कर चुके हैं, और 1 to 10 है वो 10 मार्क्स के। तो इस जी। तो आपने यहाँ पर क्या दिखाया, मतलब यू आर नॉट अलर्ट। तो यहाँ एक गलती हो गई, उससे मेरा लॉस क्या हुआ, मैंने टाइम खर्च कर दिया 1 to 10 में ज़्यादा पोटेंशियल नंबर है। एफर्ट्स, हाँ टाइम भी खर्च किया, एफर्ट्स भी ज़्यादा खर्च करिए, और उसको ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी। पर जबकि ये जो आगे के 10 थे वो 15-15 मार्क्स के थे, तो पहले वो लिखने चाहिए थे। तो ये हम्म। मैंने सबसे बड़ी गलती, तो सेकंड फिर GS2 से मैंने फिर मेरी स्ट्रेटजी चेंज करी। तो यू शुड बी अलर्ट, तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है वहाँ पर। तो आप जब भी पेपर देखते हो तो ये चीज़ नोटिस करना। सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू कि आइदर, देखो आपका क्या होता है ना, आप जब पेपर लिखना शुरू करते हो तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर हैं बहुत अच्छे लिखते हो, हैंडराइटिंग अच्छी होती है हाँ। एंड राइट प्रेजेंटेशन राइट अच्छा होता है। तो यू कैन राइट। डू दैट कि फर्स्ट और सेकंड आपने अच्छा लिख लिया एंड डायरेक्टली मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11 टू ओके। 20 लिख लिया, देन अगेन मूव ऑन टू 3rd to 10th क्वेश्चन। समझ गए। पर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई आंसर छोड़ दिया आपने, मतलब पेपर फ्लिप करते करते कोई आंसर रह गया, तो ये चीज़ में ध्यान रखना है। ठीक है आपको। ओके सर। तो ये एक होगी चीज़। एंड उसके बाद अब आते मेन वाली चीज़ पे, तो आपने क्वेश्चन देखने हैं पहले तो, सारा पेपर एक बार 1 to 20 सारे क्वेश्चन एक बार देखने हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या हमें सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या है मतलब क्वेश्चन क्या सही से सारा कंटेंट हमें याद आ रहा है कि नहीं, तो रिकॉलिंग करने में आसानी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको 1 से 2 बार अच्छे से रीड करना, क्या आपने उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही से करी है नहीं करी है। काफ़ी बार होता है ना कि, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 2016 की शायद बात है, ऐसे आया था उस पर एक वर्ड था उस पर, एंडेंजर्ड और एंजेंडर्ड। ठीक है, राइट। तो मेरा दोस्त है ना वहां पे कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज मतलब उसने एंजेंडर एंजेंडर लिखा था वहां पर, उसने एंडेंजर्ड पढ़ा, और एंडेंजर्ड का ऐसे लिख के आ गया, मतलब उस वाले कंटेक्स्ट में। तो सारा गेम ही चेंज हो गया ना, आपने लिखा कुछ और वो अंडरस्टैंडिंग कुछ और करी और लिख के कुछ और आ गया, और जो चाहिए था वो तो है ही नहीं उसमें। तो दैट थिंग कॉस्ट हिम हिज मीन्स। तो ये चीज़ होती है, तो आपको वर्डिंग पे ध्यान रखना है। तो आपने पहला जो क्वेश्चन है 1-2 बार ठीक से पढ़ना है उसको, कि क्या मैं अंडरस्टैंड किया हो ठीक से, वो पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है, उसकी सेंट्रल थीम चेक करनी कि क्या है। तो सेंट्रल थीम जैसे मान लो क्वेश्चन इज की इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज एक्सेलेंट आर्किटेक्चर कमेंट। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है।
तो इंडस वैली civilization is a central theme, that is first. Second, all important is architecture. तो ये चीज आपको मतलब उसमें मेन थीम क्या है ये आपको पता चलनी चाहिए, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप की उस आंसर के बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, मतलब आप उसका बॉडी है तो बॉडी जो लिखोगे आप तो कितने पार्ट्स में बॉडी होगी। तो इस वाले केस में कैसा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सीलेंट आर्किटेक्चर, तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन से करोगे एंड देन यू विल राइट अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें क्या करना है आपको कि आर्किटेक्चर मतलब आप रैंडमली नहीं शुरू करोगे कि ब्रिक्स ऐसे बनती थी, रोड्स ऐसे थे। आप उस चीज़ को डिवाइड करोगे अलग अलग तरीके से। डिवाइड कैसे करना ओके। है आप उसको, जैसे मान लो एक हो गया कि होम्स, मतलब उनका घर के अंदर की चीज़ें, फिर घर के बाहर की चीज़ें, फिर ओवरऑल सिटी, ये, और फिर रिलीजियस प्लेसेस या कॉमन इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसे करके आप उसको लिखोगे तो थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चरिंग और फ्लो होगा। समझ आ रही बातें? ओके सर। अब सेम केस में और एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, वैसे GS2 का आंसर होता है, तो उस केस में मतलब कैटेगरी में कैटेगरी आती कभी कभी। तो चलो इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर इकोनॉमिक टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो उसमें उन्होंने रीजंस मांगे किसी चीज़ के, फेनोमेना हो गया उसके रीजंस मांगे, देन मे बी इट इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल इकोनॉमी। तो आपको अगर इकोनॉमी के रीजंस लिखने तो उसमें क्या क्या कैसे आ सकता है कि आप रैंडमली सिर्फ लिस्ट डाउन करना नहीं शुरू करना है उसको। आपने देखना है कि कैसे उस पॉइंट्स को कैटेगराइज कर सकता हूँ मैं। मतलब ऐसे हो सकता है कि 10 पॉइंट लिखने हैं आपको, तो उसमें से ऐसे हो सकता है कि दो दो के 5 बन सकते हैं उसमें, क्योंकि वो दो दो रिलेटेड है। तो जैसे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वाले 2 पॉइंट आ गए, फिर बजट वाले 2 पॉइंट आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 पॉइंट आ गए। तो और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद और इकोनॉमी में क्या आता है, हाँ, इन्फ्लेशन वाले 2 पॉइंट आ गए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के 2 पॉइंट आ गए। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी के रिलेटेड ही है, बट उसके अंदर कैटेगराइजेशन है। समझ आ रहा है? राइट। तो आंसर की स्ट्रक्चरिंग आप ऐसे करो ताकि आपके इन्फ्लेशन के 2 पॉइंट साथ में हो, एग्रीकल्चर के साथ में हो। तो ये मेरा कहना है। तो इट कैन बी अप्लाइड टू एनी GS, कि GS में ऐसे काफी बार हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कैटेगराइजेशन उस तरीके से करना है आंसर लिखते वक्त। रैंडमली पॉइंट लिखोगे तो क्या होगा ना, पहली बात तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब रिकॉलिंग करने में। सेकंड चीज ये हो सकती है कि जो इवेल्युएट कर रहा है उसको भी देखने के लिए इतना सही से नहीं लग रहा है। मतलब एक पॉइंट एग्रीकल्चर का ऊपर है फर्स्ट नंबर पे है, फिर उसके बाद 6 नंबर पे एग्रीकल्चर का वापस पॉइंट आ रहा है। तो इट्स बेटर कि आप एग्रीकल्चर का टाइटल दो, सब टाइटल, एंड राइट दैट 2 पॉइंट्स अंडर दैट, ए बी करके। आई बात समझ में? ओके आई सर। होप आई एम क्लियर। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये चीज हो गई। नाउ यू हैव रेड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस, और आपको आपने रफ स्ट्रक्चर आपके मन में बना लिया, क्योंकि वहां पर होते 10 मार्क्स का जो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास मिनिमम 7 मार्क्स है। मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनिमम कह 7 सकते मिनट। हैं कि 7 मिनट्स है। एंड आप ये जो है 15 मार्कर वाला वो 12 मिनट्स के आसपास है। ठीक है? तो that gives you very less time to read the question twice and then recall your points and make a structure out of that। ठीक है, इवन फ्लो के साथ साथ, और इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी आपको याद करना है वापस। तो काफी बच्चे ये करते हैं कि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले से ही थीम वाइज आप डिसाइड कर चुके हो। बना समझ के गए? रखे। हाँ, काफी बना राइट। बना के रखते हैं, मतलब एक रैंडम टेम्पलेट ऐसी से। एक थीम, हाँ हाँ, टेम्पलेट्स बना के रख सकते हो। जैसे हिस्ट्री के लिए आ गया तो क्या करेंगे। अब मैंने क्या कर रहा था हिस्ट्री के लिए, जो आप स्पेक्ट्रम खोलोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप बॉक्स, जैसे चैप्टर खत्म होता है तो बॉक्सेस आते समरी हैं, देखो। समरी जो हाँ, बॉक्सेस। समरी भी नहीं, समरी से पहले ना एक आता है कोट्स टाइप आता है, देखो। मतलब बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था नॉन हाँ कोऑपरेशन हाँ। मूवमेंट के राइट बारे राइट। में। या फिर उसके बाद आप जैसे पाकिस्तान की कोई मूवमेंट हो तो जिन्ना जिन्ना ने क्या कहा था। तो ऐसे वो चैप्टर खत्म होने के बाद बॉक्सेस आते थे ना, कोट्स उनके। हाँ तो राइट। आई वुड राइट दैट इन इंट्रोडक्शन। समझ गए? तो अगर नॉन कॉपरेशन के बारे में कहा तो उस टाइम पे अगर बाल गंगाधर तिलक का वहां पर कोई कोट है तो वो मैं चेपता था वहां पर सेम। तो वो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, नहीं लिख पाते हम। एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, बट आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा किसी ना। रिलेटेड। हाँ, हाँ। तो आप ऐसे एकदम कोट अनकोट तो टाइप वैसे वाला नहीं अगर हम लिखेंगे। लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखे तो हाँ उसमें तो हाँ, गलत नहीं होगा। उतना गलत नहीं करना, बट उसकी थीम ना चेंज हो जाए, या जो उन्होंने कहा है वो उसके अंडरस्टैंडिंग वो ना चेंज हो जाए। समझ गए? ओके।
तो वो चीज़ हो गई फर्स्ट। सेकंड, आप अगर इसका आंसर लिख रहे हो हिस्ट्री का, सेम मैंने सारी हिस्ट्री के लिए वही अप्लाई कर रहा था। ज्योग्राफी के लिए खास करके कुछ था नहीं। मैं ज्योग्राफी के लिए अगर कोई वॉल्केनो, सुनामी टाइप का कुछ ये है तो मैं उनको डिफाइन कर देता था। और बाकी अगर रैंडम कुछ पूछा गया है, फॉरेस्ट वॉरेस्ट ये, तो मैं डेटा चेप देता था उसमें। मैंने क्या करा था, डेटा निकाल रखा था कॉमन थीम्स का। जैसे वाटर हो गया, वाटर इज कॉमन इन GS1 ज्योग्राफी, GS2 इंडस वाटर ट्रीट टाइप वाला वो एक सेक्शन, एंड थर्ड इज इन इकोनॉमी एनवायरमेंट वाला सेक्शन। ठीक है, तो वाटर इज कॉमन इन ऑल द थ्री। तो मैंने वाटर की डेटा निकाल रखा था। सेम लाइकवाइज वुमेन, चिल्ड्रन, ट्राइबल्स, जो कॉमन थीम्स है अक्रॉस द GS या इवन ऐसे। ओके। तो मैंने एक ही डेटा याद रख कर रखा था वाटर का, एक ही चिल्ड्रन का और एक ही वुमन का, SC ST का एक ही, ऐसे करके मैंने अक्रॉस इसका एक ही डेटा निकाला, और जहां जहां वाटर का क्वेश्चन आ गया मैंने वही चेप दिया उसमें डेटा। यूज कर दिया था। हाँ। राइट। ग्रेट। तो अच्छा प्रोग्राम। हाँ, तो वो पहले ही मैंने डेटा निकाल रखा था सब सारे कॉमन थीम्स का। तो आपको क्या करना है, कॉमन थीम फाइंड आउट करनी है उसमें से कि कौन से। अब एक्चुअली आप सिलेबस वाइज ही सारे एक इकट्ठा करके उसको एक्सेल या इस पे कहीं पर जाके आप मतलब थीम्स एक साइड में लिख लिए एक कॉलम में, और बाकी साइड में उसका डेटा लिख लिया। ठीक है। सेम लिटरेसी, वुमेन लिटरेसी, मेन लिटरेसी, चिल्ड्रन लिटरेसी, जो भी सेक्स रेशियो, चाइल्ड मॉर्टिलिटी, ये सारे सबके डेटा मैंने एक जगह इकट्ठा कर रखे थे। तो जहां जहां चाइल्ड मॉर्टिलिटी वाला चाइल्ड का क्वेश्चन आ गया, मैंने चाइल्ड मॉर्टिलिटी चेप दिया वहां पर। समझ आ गया। तो दैट राइट इज द सर। केस। सो ये हो गया हमारा। क्या कह रहे थे हम उसके बाद, आई वॉज टॉकिंग अबाउट डेटा के पहले क्या कह रहा था मैं। ये सब पार्ट्स वाला जो। हाँ हाँ, सब पार्ट्स का। तो आपने ये करना है, रीड कर दिया आपने, उसकी स्ट्रक्चरिंग कर दी, और उस टाइम पे आपको डेटा भी ये करना है, याद करना है। ठीक है। तो और हाँ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात कर रहा था। तो मैं इंट्रोडक्शन मैं बता रहा था, जैसे GS1 के लिए हिस्ट्री के लिए मैंने उनके कोड्स याद किए थे। GS2 के लिए, GS1 की ज्योग्राफी के लिए मैंने डेटा याद कर रखा था, सेम GS2 की डेटा। GS2 के लिए और भी क्या करा था मैंने, जो ऊपर का पॉलिटी वाला सेक्शन था उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन में जो सेम, आप लक्ष्मीकांत खोलोगे तो वहां पर कोट्स होंगे, पालकी वाला, NM पालकी वाला ने इसके बारे में ये कहा, या राइट। आयंगार ने ऐसे कहा। तो मैंने थीम वाइज उनके कोट्स मैंने याद कर रखे थे। तो अगर फेडरल इंस्टीट्यूशन पे कुछ क्वेश्चन आ गया तो अम्बेडकर ने क्या कहा था, या NM पालकी वाला ने क्या कहा, तो आई वुड राइट दैट। ठीक है। एंड इवन और भी मैं क्या लिखता था, और भी मैंने क्या याद रखा था कंक्लूजन के लिए। मैंने सबकी कमिटीज के चेयरमैन, या मतलब कमिटीज, सेक्शन वाइज कमिटीज की लिस्ट बना रखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल PDS की कमिटी शांता कुमार कमिटी है। तो जहां पर भी PDS का क्वेश्चन आ गया या फूड रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आई वुड राइट इन कंक्लूजन दैट वी शुड इम्प्लीमेंट शांता कुमार कमिटी रिकमेंडेशंस। खत्म हो गया ऐसे। राइट सर। तो कंक्लूजन इस तरीके से, कमिटी रिकमेंडेशंस, कमिटी कौन सी आ सकती है, जो कि ऑलरेडी उस पेपर की मतलब GS इकोनॉमी की कोई कमिटी वो, या फिर सेकेंड ARC फॉर GS2, या फिर बजट, या फिर इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ कहा है तो। ठीक है। आगे बात समझ। और ओके। GS2 में सरकारिया कमीशन है, पंची कमीशन है, ऐसी सारी चीजें। आई होप यू आर गेटिंग इट। राइट सर। हाँ, तो कंक्लूजन खत्म हो गया, इंट्रो खत्म हो गया। आई टोल्ड यू कि ये कैसे करना है उसको। तो अगर आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स तैयार है तो आपको रिकॉलिंग करने में वो जो 7 मिनट में आप सिर्फ अंदर के बॉडी की रिकॉलिंग करोगे, इंट्रो कंक्लूजन तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है ना। राइट तो सर। ये हो गया, आपका टाइम वहां बच गया आपका। तो अब आते हैं बॉडी पर। तो फर्स्ट चीज, हाँ, क्वेश्चन में रीड करने के बाद क्या करना है, तो डायरेक्टिव्स चेक करना है कि भाई जो क्वेश्चन का आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसको सब पार्ट्स में तोड़ लिया उसको अलग अलग, एंड देन सब पार्ट्स में मतलब आपको पता चल गया कि बॉडी के अंदर आपको कितने पार्ट्स में आंसर लिखना है, ये पता चल गया। सेकेंड चीज। थर्ड चीज, आपको डायरेक्टिव चेक करना है। इज इट, आर दे आस्किंग अबाउट एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस और वॉट एवर। आई हैव गिवन यू द PDF, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। ठीक है। जी सर। ये थर्ड पॉइंट हो गया। देन फोर्थ, इंट्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू, देयर आर 3 to 4 वेज। फर्स्ट इज कि आइदर यू डिफाइन दैट टर्म जो कि सेंट्रल थीम है, वॉल्केनो आ गया या फिर फेडरलिज्म आ गया, तो यू डिफाइन फेडरलिज्म। ठीक है, ये हो गया टाइप तरीका। सेकंड हो गया कि आप उसके रिलेटेड कोई फैक्ट याद रखो, जैसे मैंने वाटर के बारे में करा था। थर्ड चीज, उसके बारे में या तो आपको करंटली कोई नया केस चल रहा है, नया कुछ न्यूज़ पता है उसके बारे में, तो यू वुड राइट दैट। एंड ये भी कर सकते हो कि
जो क्वेश्चन में पूछा है आपने उसकी ही, मतलब अगर मान लो दो थीम्स है क्वेश्चन में, तो उसकी लिंकिंग के बारे में क्वेश्चन ने पूछा है, तो यू कैन डायरेक्टली लिंक के बारे में ही आपने कुछ लिख दिया, ऐसे कर सकते हो। आई वुड एक्सप्लेन इन दैट फर्दर। आगे कर सकते हो या तो कि एथिक्स में आप कोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन के चार पांच तरीके हो गए। देन आते बॉडी के ऊपर। तो बॉडी एक तो आपको सब हेडिंग के साथ शुरू करने हैं, और आपको वहां पे लिखना नहीं कि इंट्रो बॉडी ऐसे लिखना नहीं है आपको। जो हाँ, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसकी थीम के हिसाब से लिखना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप वो जो सब हेडिंग को बॉक्स बनाओ, ताकि इट वुड रिफ्लेक्ट एक सेपरेशन एक दिख जाए और एक प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद सब पार्ट्स को ढंग से डिवाइड कर लिया आपने। डिवाइड इस तरीके से करना है जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ना कि आपके हिसाब से करना है, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन में पूछा गया है जिस हिसाब से, उसमें सारे सब पार्ट्स को आप क्या आंसर कर रहे हो, ये इसका ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कोई सब पार्ट छूट गया तो आपने उसको मतलब मिस कर दिया, या फिर इनडायरेक्टली मिस हो गया, ये भी नहीं करना है। काफी बार ये होता है कि जैसे आई वुड गिव एन एग्जांपल कि उन्होंने पूछा है कि कंपेयर India's constitution and American constitution in the case of judiciary and एग्जीक्यूटिव, ठीक है। राइट। तो इस केस में आप स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे बताओ मुझे। तो पहले तो तो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है हमारे थीम, क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिकन कंपेयर करना है, कौन से केस में, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के केस में। तो यहाँ पर आप ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक केस में वो क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सामने लिखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस सारे पॉइंट्स डिफरेंसेस वाले लिख देंगे। तो वो करना नहीं है आपको। क्या करना है, थीम वाइज डिवाइड करना है आपको। मतलब ऊपर लिख लिया जुडिशरी, देन इंडियन और अमेरिकन वाला कॉन्स्टिट्यूशन, देन नीचे लिख लिया एग्जीक्यूटिव, एंड देन इंडियन एंड अमेरिकन। आगे बात समझ में? तो आपने क्या कर लिया, राइट। तो आपके चार सेक्शंस हो गए उस हिसाब से। मतलब टेबल हाँ, तो दो हो गए, उसमें चार सेक्शन करेक्ट। हो गए। आपने अपने चारों चीजों को ठीक से आंसर कर दिया इस केस में। आगे बात समझ में? राइट। तो ऐसे करना है। तो वो टेबल वाले में क्या होता है कि क्लासिफाई करने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है अपने पास, हम्म। ऐसे में ज्यादा ऑप्शन बन जाए। हाँ, तो ये एक चीज हो गई। देन ट्राई करना कि आपके, जब आप कोई भी पॉइंट लिखो, तो आपके पास सब्सटेंशिएट करने के लिए उसके पास डेटा हो, या कोई फैक्ट हो, या कोई एग्जांपल हो। तो उससे आपके पॉइंट को थोड़ा वजन आएगा, एंड इट वुड गिव यू एन एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। और ओवर अंडरलाइनिंग भी नहीं करनी है उसमें, या बिल्कुल अंडरलाइनिंग भी नहीं करी, ऐसे भी नहीं करना है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखना है, ताकि उससे क्या हो कि आप परोसा और डायरेक्टली आप प्लेट में हाईलाइट कर दिया आपने इवेलेटर की, आप आपको जो मन करे अच्छी अच्छी चीजें खा लो आप। मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इवेलेटर का टाइम बचा रहे हो, और आप उसको फ्रस्ट्रेट होने से बचा रहे हो, कि आपने ऑलरेडी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया आपके। तो दैट वुड हेल्प हिम इवेल्युएट योर आंसर इजीली, एंड दैट वुड गिव हिम रिलीफ, और उस रिलीफ के कन्वर्जन आपके मार्क्स में हो। आ रही बात समझ राइट। में? ये एक राइट। हो गया। उसके बाद अगर डायमेंशंस देते वक्त थोड़ा सा ब्रॉड रहना है, कि मतलब ओवर डू भी नहीं करना है। जितना, अगर 150 वर्ड्स का आंसर है तो उसमें पांच पांच, अगर दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बॉडी, तो पांच प्रो पांच कॉन्स ऐसे करके कंक्लूड कर देना है। मतलब आंसर 51-50 वर्ड्स के आगे एक्सटेंड भी नहीं होना चाहिए। एंड सेम 250 वर्ड्स के हिसाब से भी उस तरीके से वर्डिंग मतलब रखनी है उसकी। तो डायमेंशंस भी थोड़े ब्रॉड रखने हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है, फिर जो पेरिफेरल वाले पॉइंट्स है डायमेंशन में, फिर उनको कवर करना है, ठीक है। ओके सर। ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पेरिफेरल पॉइंट समझ आ गया ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ सर। मतलब जो कोर वाले इंपॉर्टेंट है उसके एकदम डायरेक्ट रिलेट कर मतलब रहे हैं एग्जैक्टली सेंट्रल है पॉइंट वो से। जो हाँ, की डिमांड है। पेरिफेरल मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, बट है वी कैन कंसिडर दैट पॉइंट, ऐसे वाले, राइट। ठीक है। तो डायमेंशंस करते वक्त ये, और डायमेंशंस करते वक्त क्या करना है, अगर आपको ऐसा हो रहा है कोई क्वेश्चन में कि आपको डायमेंशंस याद नहीं आ रहे, तो आप अपना जीएस का पूरा सिलेबस दिमाग में रखना है। आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि वुमन की एम्पावरमेंट हो रही कि नहीं है इंडिया में, फॉर एग्जांपल, हाँ, रैंडम क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, आपको पता नहीं आप कैसे स्टार्ट करना है, या बॉडी में कैसे उसको डायमेंशन वाइज लिखे।
आपको पूरा ये याद रखना है जीएस का सिलेबस। जीएस में पहला कौन सा आता है, जीएस का जीएस 1 हिस्ट्री। आप क्या करोगे, हिस्टोरिकली आप देखोगे वुमन एम्पावरमेंट हुआ है क्या, हाँ हुआ है। एंशियंट इंडिया में गार्गी करके एक औरतें थी, जिन जो सभा अटेंड करती थी, पढ़ी लिखी थी, याद है ना, पढ़ा होगा कभी तुमने, नहीं राइट। पता। हाँ तो वो उसका गार्गी का आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया जो, फिर ज्योग्राफी आ गया। उसके बाद सोसाइटी का पार्ट आ गया। सोसाइटी में क्या आता है, पॉपुलेशन और वो सारी थीम्स आती है, या फिर सेक्स रेशियो, ये सारी चीज़ें। वो आपने उस वो वाले पर्सपेक्टिव से वो डायमेंशन लिख लिया। थर्ड आ गया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए आप वो डायमेंशन डाल दिया। फिर आ गया पॉलिटी वाला डायमेंशन, फिर आ गया आईआर वाला डायमेंशन, सोशल जस्टिस वाला डायमेंशन। फिर आ गया जीएस की इकोनॉमी, जीएस 3 के इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेट सिक्योरिटी तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। देन एथिक्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, समझ आ गया। तो राइट। डायमेंशंस एक ही जीएस। टॉपिक को पूरे सिलेबस वाइज हाँ हम मतलब घूम अगर कर देखें आपके तो पास कहाँ पे ऐसे हम डायमेंशन पॉइंट नहीं है तो कह पॉइंट रहा हूँ खींच मैं। सकते हाँ, हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपके पास नहीं है रेडीमेड डायमेंशंस तो आप क्रिएट कर सकते हो। पेस्टल वाला अप्रोच तो हो गया बट वो पुराना हो गया, तो आप ये वाला अप्रोच यूज करते हो, जीएस वाला, ठीक है। ये पेस्टल नाम सुना है, इसमें क्या है? पेस्टल मतलब मतलब कैसे पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स। हाँ पॉलिटी, PESTEL, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल, देन टेक्नोलॉजिकल, देन एनवायरमेंटल और देन लीगल, अच्छा। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे नाम सुना हूँ पेस्टल हाँ, अप्रोच पर। एंड देन आपको देखना है कि क्या आप वहाँ पर कोई मान लो ऐसा है कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा है और वर्डिंग्स की लिमिट कम है, तो आप वहाँ पे फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। जैसे मान लो किसी में पूछा आपको कि ये स्कीम है, ये स्कीम के पॉजिटिव नेगेटिव बताओ और चैलेंजेस क्या है। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिया अच्छे खासे 10 मार्क्स, तो 2 पेज उसमें भर गया, आपके पास ज़्यादा स्पेस बची नहीं है कंटेंट चैलेंजेस लिखने के लिए या फिर वे फॉरवर्ड लिखने के लिए। तो आप फ्लो चार्ट का यूज़ करो, तो उस टाइम पे आप डायग्राम घुसेड़ सकते हो उसमें आंसर में। समझ आ गया, राइट। ये हो गया। उसके बाद आपको ये करना है कि अ, हाँ उसके बाद ये करना है आपको कि मान लो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उसमें मैप आनी ज़रूरी है, खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप का या हिस्ट्री का। तो अगर मतलब जबरदस्ती नहीं डालनी, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में अप्लाई होता है वो। इन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया तो उसमें आप मैप ड्रॉ करो, या साइट्स फिर साइट्स। हाँ साइट्स के बारे में, या फिर ज्योग्राफी रिलेटेड कॉटन की कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो आप इंडिया की मैप निकालो, उसमें दिखाओ कि कहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन आ रहा है आपका। आ रही बात समझ में। राइट राइट राइट। तो ये एक हो गया। देन डायग्राम वाली बात हो गई। फ्लो चार्ट भी जहाँ ज़रूरी वहाँ निकाल सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ऐसी कि ज़बरदस्ती डालना ही है, बट ट्राई करना कि आप यूज़ करो उसको, ठीक है। तो काफ़ी स्पेस भी बच सकता है आपका और ज़्यादा कंटेंट भी होगा, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पर, ठीक है। राइट। उसके बाद आप आते लास्ट वाले सेक्शन पे, कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे मैंने जैसे कहा, आइदर यूज कोर्ट, आइदर यूज कमिटी रिकमेंडेशंस। कमिटी ऐसे कि आप लिस्ट बना सकते हो, या फिर मतलब जी गूगल पे भी मिल जाएगी सारी जीएस की अलग अलग कमिटीज़। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कमिटीज़ है, पॉलिटी में अच्छी खासी कमिटीज़ है, ज्योग्राफी में थोड़ी सी कमिटीज़ है, हिस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं। हिस्ट्री में आप हिस्टोरिकल कमिटीज़ मिलेगी बट नॉट रिलेटेड टू मेजर हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। ये एक हो गया। एंड सॉरी एथिक्स में भी थोड़ा सा कमिटीज़ वाला आ जाएगा। फिलोसॉफिकल थिंकर्स के कोट आ सकते हैं वहाँ पर, और सेकेंड ईआरसी के रिकमेंडेशन भी आते हैं काफ़ी बार। इस तरीके से हाव भाव दिख रहा ऐसे करके है कि आप ये चीज को हम कंक्लूड कर एड्रेस सकते हो, करेंगे। ठीक है। जी सर। तो ये हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं उसका। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ, कंक्लूजन और वो सारी चीज़ें। राइट सर। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। जी। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर थीम क्या है, हमारी एंशियंट इंडिया वाली थीम है, और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे मतलब रिलेट कर रहे हैं उसको, रोल क्या है उनका डेवलप करने के लिए, इवोल्यूशन जो हो रहा है एंशियंट इंडिया का, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे उसमें अपना हिस्सा निभा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी मेन थीम है। तो आप आइदर यू write about ancient India or the directly the role of geographical factors in 2 lines in introduction,
और या फिर कोई कोड यूज कर लो। मैंने अपने हिसाब से एक कोड बनाया कि हिस्ट्री इज मेड बाय ज्योग्राफीज एंड ज्योग्राफी इज डिवाइडेड बाय हिस्ट्री, ये अपने आप से एक कोड बना लिया, ठीक है। यू कैन डू दैट ओके ऑल्सो ग्रेट। इफ यू आर मतलब क्या कहते हैं ना उसको, एक्सपर्ट नहीं कह सकते बट यू आर स्किलफुल इनफ कि आप राइट। ये थोड़ा सा कोड बना सकते हो इस तरीके से। ये कोई मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, खुद से बना दिया है मैंने, ठीक है। हेलो। राइट सर हाँ राइट। हाँ ठीक है। अब देखो बॉडी क्या है इसमें, तो पहली बात मैंने, अब तुम अगर आंसर लिखते तो कैसे लिखते इसको? ये तो मतलब मेरे को क्वेश्चन ही इतना घुमावदार लग गया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल अरे फैक्टर्स थोड़ा देखो, टुवर्ड्स। यूपीएससी कभी भी ना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछती, वो एप्लीकेशन पूछती है हमेशा। तो यहाँ पे क्या, अब पढ़ाई करते वक्त भी ये याद रखना है और थोड़ा सा दिमाग को एक टिंच देना है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री में कैसे अप्लाई होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे अप्लाई होगी, या फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में क्या कैसे होगा, ज्योग्राफी पॉलिटी में कैसे होगा। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ना ध्यान रखना है पढ़ते वक्त। तो यहाँ पर भी सेम केस है, हाँ, तो ये इसमें एंशियंट इंडिया मतलब के वही ज्योग्राफिकल अप्रोच फैक्टर्स। लगेगा कि एंशियंट इंडिया में ऐसा क्या, मतलब इंडिया किस तरह से बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करता था, ऐसा क्या रीजंस रहे हैं कि हाँ दैट बाहर इज के ऑल्सो जो थिंग, हाँ inhabitants हैं वो एक डायमेंशन है आपका। तो देखो, अब मैंने वो इस किस तरह आंसर को से। मैं कैसे लिखता इस आंसर को। अब मैंने तो यहाँ पर दो थीम है, एक एंशियंट इंडिया वाली, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वाली। तो मैंने क्या कर लिया, पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैप के थ्रू दिखा दी मैंने, ठीक है। तो ये जी। मेरे बॉडी का पहला पार्ट हो गया, सब पार्ट। सेकंड मेरा सब पार्ट क्या है कि मैं एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करूंगा, एक छोटे से पैराग्राफ में, दो चार लाइन में, ठीक है। ये कर लिया मैंने, तो यहाँ पर मैंने दोनों थीम को एड्रेस कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन की मेन थीम क्या है, इन दोनों थीम्स की लिंक के बारे में बात कर रहा है वो। तो मैं मेन हम्म, मेरा थर्ड सब पार्ट आएगा उस लिंक के बारे में, जो कि मेरा मेजोरिटी ऑफ द स्पेस मेरा बॉडी में वो खाएगा। समझ आ गई राइट बात? तो राइट। आई वुड राइट कि मैंने सब हेडिंग दे दिया रोल ऑफ ज्योग्राफी, और उसको बॉक्स कर दिया मैंने। और मैंने पहला पहला पॉइंट लिखा मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके ऊपर बना है, कि इंडस रिवर के ऊपर बना है। तो यार ज्योग्राफी इज इम्पैक्टिंग द सिविलाइजेशन, समझ आ रहा है? क्योंकि बाकी जगह नहीं हुआ सिविलाइजेशन, क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर इंडस रिवर थी ना, तो ज्योग्राफी इज अफेक्टिंग सिविलाइजेशन। आ रही बात समझ में? राइट सेकेंड वैदिक पीरियड में ये हुआ कि वो गंगा के रिवर पे बेसिस पे सारा हुआ, और गंगा रिवर के बैंक्स पर सारे वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। ये एक बात हुई। देन मोरन पीरियड में जो बिहार वाला रीजन था, वहाँ पर बहुत एग्रीकल्चरी, बहुत मतलब प्रॉस्परस रीजन था वहाँ पर। इवन माइंस थी आयरन की, तो उसके वजह से उनको आयरन टूल्स बनाने को हेल्प हुई। उस आयरन टूल्स के कारण वो बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ सके, उसके कारण और जो किंगडम है वो एक्सपांड हुआ। तो ये मोरन एम्पायर में ज्योग्राफी का इम्पैक्ट, आई बात समझ में? पोस्ट मॉडर्न में भी आप अलग अलग एग्जांपल दे सकते हो, अलेक्जेंडर का भी देख सकते हो कि इंडिया की जो रिसोर्सेज है वो बहुत प्रॉस्परस लगे उसको, और इसलिए वो इतना दूर आ गया। ये बोल सकते हो। या फिर इंडिया के इन मतलब एंशंट इंडिया में भी काफ़ी सारे सेंट्रल एशिया से अटैक्स कम हुए, क्योंकि हिमालय रीजन था वहाँ पर। आ रही बात समझ में? राइट। और अलग अलग रिवर्स और ओशन कोस्ट के कारण ट्रेड हुआ। आप गुजरात के मतलब लोथल पोर्ट के बारे में बात कर सकते हो, जो साउथ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ हमारा ट्रेड था, वो कह सकते हो। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो आप इन्वेंजन हुए अलग अलग, सोशल मिक्सिंग हुई ग्रीक्स की और यहाँ पर। तो वो कैसे हुई, मतलब मान लो अफगानिस्तान बॉर्डर या पाकिस्तान वाली बॉर्डर करंटली, जो कि हमारे सिविलाइजेशन की वहाँ पर इंटरमिक्सिंग हुई जोग्राफी के कारण। सिल्क रूट था, तो सिल्क रूट भी कैसे इंडिया से होकर जाता था, तो उसके कारण फिर ट्रेड बढ़ा, इंटरमिक्सिंग हुई, टेक्नोलॉजी आई, कल्चर हुआ, इकोनॉमी बढ़ी। पानीपत की तीसरी वॉर इज ऑल्सो थर्ड बेस्ट एग्जाम्पल, पानीपत की जो भी वॉर्स है। तो उससे क्या, वो एक्चुअली जी इट डजंट कम अंडर एशियन इंडिया, वो मिडिवल इंडिया के कारण आती है, बट एक वॉर्स भी एक एग्जाम्पल है कि उसी रीजन में क्यों वॉर हुई। तो इट इज बिकॉज वो रीजन इस तरीके से लोकेटेड था कि, जैसे आप बोल सकते हो कि जो बोलन पास था, या फिर जो और एक पास है पाकिस्तान में, क्या नाम है उसका, टाइगर। खैबर खैबर पास। तो वो पास ऐसा ही जगह से लोकेटेड है जिसके वजह से सारे इन्वेजन इंडिया में हुए। तो एंशियंट इंडिया की बहुत सारी चीज़ें उसके वजह से मतलब क्या वो शेप हुई है। तो यू कैन राइट गिव दैट एग्जाम्पल। तो आ रही बात, लिंकिंग कैसे हो रही है यहाँ पर?
तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्क्रैच करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये एप्लीकेशन होगा और इंटरलिंकिंग हो पाएगी। ठीक है। राइट सर, राइट। तो दिस इज वन एग्जांपल, एंड वील टेक एक सेकंड एग्जांपल ऑन दिस। नाउ प्लीज टेल मी कि आप कैसे लिखते हैं इसको। सर इसमें टोटल क्वेश्चन के दो पार्ट है। हम्म। पूछ रहे हैं कि जो हमारे कोस्ट लाइन है इंडिया का, हम्म। उसमें जो रिसोर्सेस अभी हम, जैसे मोनाजाइट है, केरला साइड में जो मोनाजाइट मिलता है, हम्म। क्रोमाइट है, वो क्रिटिकल मिनरल्स जो हम्म। है, या फिर और भी जो जैसे कोस्ट लाइन है तो हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो वो हाँ। सब जो जो पोटेंशियल है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा कमेंट करें, तो उसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज चल रहा है। और सेकंड जो हाईलाइट करने बोला है वो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट वाला है कि हम्म। बिकॉज कोस्ट लाइन एरियाज पे बहुत सारे साइक्लोन आ जाता है, कभी हम्म। फ्लड हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से हम प्रिपेयर्ड हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो ये हम्म। दो पार्ट में है। अगर हम्म। 15 मार्क का क्वेश्चन है यानी 250 वर्ड्स के, तो 125 करके हाफ हाफ आई बिलीव उनको लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, दो और दो अभी सही कहा तुमने, दो इंट्रोडक्शन सब पार्ट्स है। के लिए, हाँ। इंट्रोडक्शन के लिए अभी जैसे अभी करंट अफेयर में आया है कि हमारे जो कोस्ट लाइन का लेंथ है उसको अपडेट किया गया है। राइट। जैसे पहले हाँ, तो 600 उसकी जगह वो किलोमीटर लिख सकते हो तो, तुम। हाँ, तो इंट्रो अपन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं राइट। कि रिसेंटली ये चीजें हमको आई है। हम्म। और उसके बाद फिर पहले उसी के ऊपर पूरा पोर्शन लिख दिए, फिर ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट का जो एंड कर रहे हैं हम्म। उसमें हम लोग जो अभी राइजिंग जैसे प्रॉब्लम्स हुई, जैसे वायनाड का लैंड स्लाइड का प्रॉब्लम हम्म। हुआ लास्ट में, हम्म। वैसे करके कुछ हम वहां पे ही इंट्रोडक्शन देते और उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर आ जाए सेकंड वाले पार्ट। हाँ हाँ, तो जब वही मैंने सब पार्ट टू में जो लिखा है ना, मैंने क्या किया, मैंने जैसे तुमने अगर डायरेक्टली नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करी होती, तो मैंने क्या किया, पहले नेचुरल हजार्ड को इंट्रोड्यूस करा वहां पर सेकेंड हाँ, सब पार्ट में। तो इससे क्या हुआ, एक लिंक तैयार होगी। एंड देन फिर मेन वाले थर्ड पॉइंट पे आ गया कि मैं कि क्या क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या स्टेटस क्या है करंटली, मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी है, और वो कहाँ कहाँ पर है, किस फंक्शन क्या है उनका। तो इससे फिर क्या दिखता है कि हमने आंसर, सारे पार्ट्स को आंसर कर दिया हमने, देन वी विल राइट कंक्लूजन। राइट ठीक है। सर। कोई और डाउट अब तक? नहीं सर। तो यही था इतना। और अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी तो आई कैन ऑल्सो शिफ्ट टू नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे तो सेम ही क्वेश्चन है। अगर और प्रैक्टिस करनी है तुम्हें स्ट्रक्चर की। अब सर हम लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, हाँ वो ज्यादा ठीक है। इफेक्टिव रहेगा। एक आइडिया तो ठीक आपने है। बताई दी। ठीक है। ठीक है। सर एक चीज मेरे हाँ। को डिस्कस करना था, हाँ। जैसे जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासेस कर रहा था वाटेदार में, तो उसमें हमारे एक तो सर थे,